नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे बाल मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे आप लोगों के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। इससे पहले हमने 30 क्वेश्चंस कराए थे उसमें, और अगर आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के वो वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसमें भी उस वीडियो में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कराए हैं दोस्तों, ठीक है। तो आज की वीडियो में भी 30 क्वेश्चंस होंगे और इसका ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले 30 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है दोस्तों। 30 क्वेश्चन होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। सी टेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट, आर टेट, कोई भी टेट सम एग्ज़ाम हो, उसमें ये सारे के सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, पूछे ही जाते हैं दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न नंबर पहला देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला है हमारा, यहाँ 31 से देखेंगे, 30 तक हमने पहले वीडियो में देख लिए थे दोस्तों, ठीक है। और उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 है हमारा, 3 से 6 वर्ष के बालक प्राय अर्ध सपनों में रहते हैं, किसने कहा? ये किसकी डेफिनेशन है? 3 से 6 वर्ष के बालक प्राय अर्ध सपनों में रहते हैं, तो ये थॉर्नडाइक महोदय ने कहा था दोस्तों। किसने कहा था? थॉर्नडाइक ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे दोस्तों, ठीक है। और थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग कौन सा दिया था? त्रुटि एवं भूल का सिद्धांत, ठीक है। प्रत्न एवं भूल का सिद्धांत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 है हमारा, शैशव अवस्था सीखने का अनोखा काल है, किसने कहा? तो शैशव अवस्था सीखने का अनोखा काल है, तो ये वेलेटाइन ने कहा था दोस्तों। किसने कहा था? वेलेटाइन ने, ठीक है। और शैशव अवस्था की जो अवधि होती है, आयु सीमा होती है, वो कितनी होती है? 0 से 6 वर्ष होती है दोस्तों। कितनी होती है? 0 से 6 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 33। थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम बताए? तो थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम बताए दोस्तों। कितने बताए थे? 3, ठीक है। पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, और तीसरा है प्रभाव का नियम, ठीक है। तो थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम बताए? 3 नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोग इनको जरूर तैयार कीजिएगा। और ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। और अगर प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेस्ट एजुकेशन को, ठीक है दोस्तों। और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 है हमारा, किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक फ्रोवेल हैं दोस्तों। कौन है? फ्रोवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 35। ब्रेन लिपि के प्रतिपादक कौन है? ब्रेन लिपि, ठीक है। तो ब्रेन लिपि के लुइस ब्रेल हैं दोस्तों, ठीक है। और ये लिपि जो होती है, ये अंधे व्यक्ति जो होते हैं उनके लिए कारगर होती है, उनके लिए ही बनाई जाती है, जिसमें 6 बिंदु होते हैं और वो उभरे हुए बिंदु होते हैं दोस्तों, ठीक है। उसी के हिसाब से अंधे लोग अपनी पढ़ाई करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये जो आँखों से अंधे होते हैं उनके लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ब्रेल लिपि के प्रतिपादक लुइस ब्रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई कितनी होती है? तो जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई 51 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। कितनी होती है? 51 सेमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 37। जन्म के समय शिशु का भार कितना होता है? तो जन्म के समय शिशु का भार 3 किलोग्राम होता है, 3 केजी लगभग, ठीक है। क्योंकि लगभग में ही बोलेंगे, कोई बच्चा थोड़ा तंदुरुस्त भी होता है, ठीक है दोस्तों, तो लगभग में ही बोलेंगे 3 किलोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 38। शैशवावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का कितने प्रतिशत विकास हो जाता है? तो शैशवावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का 90% कितना हो जाता है? 90% विकास हो जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 है हमारा, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है।
तो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या होता है हमारा, तो वो होता है हमारा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100, ये बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र होता है दोस्तों। ठीक है, उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, किसी बच्चे की मानसिक आयु मतलब MA, मानसिक आयु कितनी है, 12 वर्ष है। कितनी, 12 वर्ष। और वास्तविक आयु, उसकी जो वास्तविक आयु है, वास्तविक आयु कितनी है, CA, वास्तविक आयु है उसकी 10 वर्ष। ठीक है दोस्तों, उदाहरण के लिए ले रहे हैं हम, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो MA और हमारा सूत्र क्या होता है, MA बटे CA इंटू 100, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। तो MA हमारी मानसिक आयु होगी और CA हमारी क्रोनोलॉजिकल एज, ये हमारी वास्तविक आयु होगी दोस्तों। ठीक है, तो MA कितनी है उसकी, 12 वर्ष, और CA कितनी है, 10 वर्ष। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालेंगे हम, मानसिक आयु कितनी थी, 12 वर्ष, और वास्तविक आयु 10 वर्ष, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, इससे काटेंगे, 10 धामे 100 हो गए, तो कितना बचा हमारा, 12 इंटू 10, 10 गुणा 10 बचा। ठीक है, तो 12 धाम कितने हो गए, 120। ठीक है, 12 धाम कितने हो गए, 120। इस तरीके से इसको हम निकालेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं है, और 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वास्तविक मानसिक आयु कितनी थी, 12, वास्तविक आयु कितनी है, 10, और इंटू 100 करेंगे, इससे इसको काट देंगे, 10 धाम 100 हो गए, और इन दोनों की जब गुणा करेंगे, 12 इंटू 10 करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा, 120। इस तरीके से बुद्धि लब्धि निकालते हैं दोस्तों। ठीक है, और बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। सीखने की वह अवधि, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है, तो वो सीखने का पठार कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है, सीखने का पठार। मतलब एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि अधिगम जो होता है वो ना तो बढ़ता है और ना ही घटता है, एक ही जगह स्थिर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति ना हो, ना तो बढ़ेगा अधिगम ना ही घटेगा, तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम सीखने का पठार कहेंगे दोस्तों। ठीक है, क्या कहेंगे, सीखने का पठार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 41। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है, तो मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से मैकडूगल ने वर्गीकृत किया है दोस्तों। ठीक है, कितनी संख्या बताइए मैकडूगल ने, मूल प्रवृत्तियों की 14। और मैकडूगल कहाँ के निवासी थे, तो ये अमेरिका के निवासी थे दोस्तों। ठीक है, और संवेगों की संख्या भी 14 ही होती है। ठीक है, संवेग जो होते हैं हमारे वो भी 14 होते हैं, क्योंकि मूल प्रवृत्ति के हिसाब से संवेग चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 42। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था, तो मानसिक आयु का जो प्रत्यय दिया था वो विनय साइमन ने दिया था दोस्तों। किसने दिया था, विनय साइमन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो मनोविज्ञान का जो जनक कहा जाता है वो विलियम जेम्स को कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है, विलियम जेम्स को, क्योंकि विलियम जेम्स ही इसको दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान के रूप में उन्होंने ही इसको प्रतिपादित किया था दोस्तों। ठीक है, तो मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, विलियम जेम्स को। ठीक है, और विलियम जेम्स कहाँ के रहने वाले थे, विलियम जेम्स अमेरिका के रहने वाले थे दोस्तों। कहाँ के थे, अमेरिका के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 44। शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, किसने कहा, तो ये शंकराचार्य ने कहा था दोस्तों। ठीक है, शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, किसने कहा, शंकराचार्य ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 45। ZPD का पूर्ण रूप है, तो ZPD का पूर्ण रूप क्या है, तो ZPD का जो पूर्ण रूप होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसको हम हिंदी में बोलते हैं संभावित विकास क्षेत्र। क्या बोलते हैं दोस्तों, संभावित
विकास क्षेत्र, ठीक है, क्या बोलेंगे, संभावित विकास क्षेत्र, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर बच्चा अपने आप से अधिगम नहीं करता है दोस्तों, ठीक है। इस स्थिति में आकर के बच्चा क्या करता है, वो किसी दूसरे के द्वारा, किसी दूसरे की हेल्प के द्वारा ही अधिगम करता है। ये एक ऐसा क्षेत्र होता है, यहाँ पर आकर के बच्चा, यहाँ पर क्या करेगा, बच्चा खुद अधिगम करेगा, ठीक है। और यहाँ एक स्थिति ऐसी आ जाती है, जो ZPD होती है, ये एक ऐसा क्षेत्र होता है, इसमें बच्चा जो होता है वो अधिगम जो करता है वो किसी दूसरे के द्वारा करता है दोस्तों, किसी दूसरे की हेल्प से करता है, ठीक है। और ZPD का जो प्रत्यय दिया था ये किसने दिया था, ये वाइगोत्स्की ने दिया था दोस्तों, ठीक है। और ये वाइगोत्स्की के सामाजिक विज्ञान से संबंधित है, सामाजिक विकास का सिद्धांत, ठीक है। और वाइगोत्स्की ने सबसे ज़्यादा जो बच्चे के विकास में सहायक बताया वो समाज को बताया। इन्होंने बताया कि बच्चा जो होता है वो समाज के साथ ही अंत्यक्रिया करके सीखता है दोस्तों, ठीक है। तो इन्होंने समाज को बहुत ही ज़्यादा बल दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 46, व्यक्तिगत भिन्नता का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो व्यक्तिगत भिन्नता का प्रयोग सर्वप्रथम गाल्टन ने किया था दोस्तों, किसने किया था, गाल्टन ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 47, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है। तो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक को माना जाता है दोस्तों, ठीक है। और शिक्षा मनोविज्ञान भी इनकी पुस्तक है जो कि 1913 में आई थी दोस्तों। कब आई थी, 1913, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 48, TAT परीक्षण किसका मापन करता है। तो TAT परीक्षण किसका मापन करता है, ये व्यक्तित्व का मापन करता है दोस्तों, किसका करता है, व्यक्तित्व का मापन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 49, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में प्रयुक्त कार्डों की संख्या है। तो रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड हैं, 10 कार्ड हैं दोस्तों, कितने हैं, 10 कार्ड होते हैं इसमें। और इसमें क्या होता है, 5 कार्डों पर काले एवं सफ़ेद कलर के धब्बे होते हैं और 5 कार्डों पर विभिन्न रंगों के धब्बे होते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसका जो प्रतिपादन किया था स्याही धब्बा परीक्षण का, वो किसने किया था, हरमन रोरसा ने किया था दोस्तों, ठीक है। इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि उनके नाम में भी रोरसा आ रहा है और इसमें भी परीक्षण के नाम में भी रोरसा आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो प्रतिपादन किया था वो हरमन रोरसा ने किया था। और कब किया था, ये 1921 में किया था दोस्तों, कब किया था, 1921 में। और हरमन रोरसा कहाँ के निवासी थे, तो वो स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे दोस्तों, ठीक है। कहाँ के थे, स्विट्ज़रलैंड के। और ये जो परीक्षण है ये 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनसे ऊपर के लिए है दोस्तों, ठीक है। 14 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए ये परीक्षण किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में प्रयुक्त कार्डों की संख्या कितनी थी, 10 थी, ठीक है। 5 कार्ड ऐसे थे जिन पे काले और सफ़ेद स्याही के धब्बे थे और 5 कार्ड ऐसे थे जिन पे विभिन्न रंगों के धब्बे थे दोस्तों, ठीक है। और इसका प्रतिपादन कब हुआ, 1921 ईस्वी में, किसने किया, हरमन रोरसा ने, ठीक है दोस्तों। और कहाँ के थे, हरमन रोरसा स्विट्ज़रलैंड के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 50, किशोर अवस्था की आयु सीमा क्या है। तो किशोर अवस्था की आयु सीमा 12 से 18 वर्ष होती है दोस्तों, कितनी होती है, 12 से 18 वर्ष। और शैशवावस्था की 0 से 6 वर्ष और बाल्यावस्था की 6 से 12 वर्ष, ठीक है। और किशोर अवस्था की 12 से 18 वर्ष। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 51, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, ये पढ़ने की अक्षमता से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। जिस बच्चे के अंदर डिसलेक्सिया नामक रोग होगा उस वो बच्चा पढ़ने में बहुत ही अटक के पढ़ेगा, गलत पढ़ेगा उनको, ठीक है। पढ़ने में उसको बहुत ही दिक्कत महसूस होगी, मतलब, ठीक है दोस्तों। तो पढ़ने में बहुत ही दिक्कत महसूस होगी, वो ठीक से पढ़ नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है, डिसलेक्सिया के कारण होता है। तो डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 52, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो सामाजिक अधिगम जो सिद्धांत दिया है वो किसने दिया है, तो वो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है दोस्तों, किसने दिया है,
अल्बर्ट बंडूरा ने। और कब दिया था? 1977 में। कब दिया था? 1977 में। ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। और अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के रहने वाले थे? तो ये कनाडा के रहने वाले थे दोस्तों। ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा ने बताया बालक अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। किसके माध्यम से? अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं दोस्तों। ठीक है, अनुकरण मतलब दूसरों की नकल करके। ठीक है, दूसरों की नकल करके वो अपने बड़ों से नकल करेंगे, वैसा ही व्यवहार करेंगे बच्चे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए बच्चों की 3 अलग अलग समूहों में बांटकर उन्हें 5-5 मिनट की फ़िल्म दिखाई इन्होंने। ठीक है दोस्तों, 5-5 मिनट की फ़िल्म दिखाई इन्होंने। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि फ़िल्म देखने के बाद बच्चों ने वैसा ही व्यवहार किया जैसा कि फ़िल्म में था। ठीक है, 5 बच्चों को ऐसी पिक्चर दिखाई जिस फिल्म में एक अच्छा व्यवहार करता है, 5 को ऐसी दिखाई जिसमें गुड़िया को वो पीटता है, 5 को ऐसी दिखाई कि जिसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। तो बच्चों ने वैसा ही व्यवहार किया। तो इन्होंने सिद्ध किया कि बच्चे जो होते हैं वो अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं दोस्तों। ठीक है, नकल करके सीखते हैं। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बंडूरा ने। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। फिर प्रश्न नंबर 53, थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने गॉड नियम दिए? तो थॉर्नडाइक ने सीखने के 5 गॉड नियम दिए थे। पहला था बहु अनुक्रिया का नियम, दूसरा था मानसिक वृत्ति का नियम, तीसरा था तत्व प्रबलता का नियम, चौथा था अनुरूपता का नियम, और 5वां था सहचारात्मक स्थानांतरण का नियम। ठीक है, तो कितने गॉड नियम बताए? 5। मुख्य नियम कितने बताए थे? 3। ठीक है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तीसरा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक युग में मनोविज्ञान का अर्थ है। तो आधुनिक युग में मनोविज्ञान का क्या अर्थ है? व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, व्यवहार का विज्ञान। और व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन है? वॉटसन। ठीक है दोस्तों, कौन है? वॉटसन। तो आधुनिक युग में मनोविज्ञान का क्या अर्थ है? व्यवहार का विज्ञान। और प्राचीन युग में क्या किसका था? तो वो आत्मा का विज्ञान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 55, शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा का जो केंद्र बिंदु होता है वो बालक होता है दोस्तों। ठीक है, बालक के हिसाब से ही हम शिक्षा को चलाएंगे। ठीक है, बालक के हिसाब से ही हम शिक्षा देंगे और बालक के हिसाब से ही हम विषय वस्तुओं को चुनेंगे। ठीक है, बच्चे की कैपेसिटी के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 है हमारा, पिछड़े बालक की मुख्य पहचान किससे होती है? तो पिछड़े बालक की जो मुख्य पहचान होती है वो 85 से कम शैक्षिक लब्धि से होती है। जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि, शैक्षिक लब्धि 85 से कम होगी वो पिछड़े बालक कहे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पिछड़े बालक की मुख्य पहचान किससे होती है? 85 से कम शैक्षिक लब्धि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 57, पर निर्भरता किस अवस्था की विशेषता है? तो पर निर्भरता शैशवावस्था की विशेषता है दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या होता है? बच्चा जो होता है वो दूसरों पर ही निर्भर होता है। ठीक है, अपने स्वयं से कुछ नहीं कर पाता है, अपने स्वयं से वो कोई भी काम नहीं कर पाएगा, वो दूसरों पर ही डिपेंड रहता है। तो पर निर्भरता का मतलब ये होता है दूसरों पर निर्भर रहना। तो शैशवावस्था में बच्चा 0 से 5 वर्ष, मतलब 3 वर्ष, 2-4 वर्ष इतना ही बड़ा होता है, तो बच्चा क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, अपने आप से कुछ नहीं करेगा, वो दूसरों पर ही निर्भर रहता है। तो ये किसकी विशेषता है? शैशवावस्था की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 58, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है वो स्पेयरमैन ने दिया था दोस्तों। किसने दिया था? स्पेयरमैन ने। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन कराया था, 17 क्वेश्चन था, उसमें मैंने आपको गलती से द्विकारक सिद्धांत का वो विनय बता दिया था दोस्तों। ठीक है, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत दिया है वो स्पेयरमैन ने दिया है दोस्तों। ठीक है, वो गलती से मैंने बोल दिया था, निकल गया था, उसके लिए सॉरी। तो द्विकारक सिद्धांत किसका है? स्पेयरमैन का है दोस्तों। ठीक है, इन्होंने इसमें सामान्य कारक और विशिष्ट कारक 2 प्रकार के कारक बताए दोस्तों। ठीक है, बुद्धि इन्होंने बताया कि बुद्धि जो होती है वो 2 कारकों से मिलकर के बनी होती है, स्पेयरमैन ने बताया। पहला होता है सामान्य कारक और दूसरा होता है विशिष्ट कारक।
और इसको जी फैक्टर और एस फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इन्होंने बताया कि जिस बच्चे के अंदर जी फैक्टर सामान्य कारक सबसे अधिक होगा, जी फैक्टर, वह बच्चा अधिक बुद्धिमान होगा दोस्तों। ठीक है, इन्होंने बताया। फिर उन्होंने एक सिद्धांत और दिया, त्रिकारक सिद्धांत। उसमें इन्होंने जी फैक्टर और एस फैक्टर तो दिए ही, उसके अलावा इन्होंने एक ग्रुप फैक्टर और जोड़ा। ठीक है दोस्तों, तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पेयरमैन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59 है हमारा, बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया, किसने प्रतिपादित किया? तो बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत हॉवर्ड गार्डनर ने प्रस्तुत किया था दोस्तों। किसने किया था? हॉवर्ड गार्डनर ने। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत कब दिया था? 1988 में। कब दिया था? 1988 में। ठीक है, इससे जुड़ी एक लेटेस्ट बात बताऊं। शुरू में गार्डन ने इस सिद्धांत में 7 प्रकार की बुद्धियों बताई। 7 इन्होंने बताया कि बुद्धि जो होती है वो 7 प्रकार की होती हैं दोस्तों। ठीक है, क्या बताया? 7 प्रकार की बुद्धि। लेकिन इन्होंने सोचा कि बुद्धि 7 प्रकार की नहीं, 8 प्रकार की होती हैं। तो इन्होंने 1998 में, 1998 में इन्होंने अपने सिद्धांत में संशोधन किया और 8वीं बुद्धि को उसमें जोड़ा। ठीक है, तो 8वीं बुद्धि को कब जोड़ा इन्होंने? 1998 में। ठीक है, और वो कौन सी बुद्धि थी? वो थी प्रकृतिवादी बुद्धि। ठीक है, कौन सी थी? प्रकृतिवादी बुद्धि। लेकिन इनको फिर भी संतुष्टि नहीं हुई। फिर भी इन्होंने इसके बाद इन्होंने अपने सिद्धांत में एक और संशोधन किया और 2002 में, कब दिया था? 2002 में इन्होंने संशोधन किया और इसमें नवी बुद्धि और जोड़ी। ठीक है, जो कि अस्तित्ववादी बुद्धि थी। तो इन्होंने शुरू में 7 प्रकार बताई बुद्धि के, फिर उन्होंने 2 बुद्धियों को और जोड़ा। ठीक है दोस्तों, तो बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है? हॉवर्ड गार्डनर का। कब दिया था? 1988 में। 1988 में दिया था दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1988। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 60 और इस वीडियो का लास्ट। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था दोस्तों। किसने दिया था? जीन पियाजे ने। ठीक है, और जीन पियाजे ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो जीन पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं दोस्तों। कितनी बताई हैं? 4 अवस्थाएं। ठीक है, कौन कौन सी बताई हैं? पहली है संवेदी प्रेरक या संवेदात्मक गामक अवस्था, जिसका इन्होंने समय बताया 0 से 2 वर्ष। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष। और तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष। और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 15 वर्ष। ठीक है, तो इन्होंने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? बाल विकास की 4 अवस्थाएं बताई। कौन कौन सी? संवेदी प्रेरक गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और अब की चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चंस थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो वीडियो को पूरा देखें, 1-2 बार देखेंगे तो अच्छी तरह से याद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।